में दिखेगी एक रूपता, सभी पुलिसकर्मी लगाएंगे मोनोग्राम, डीजीपी अशोक कुमार ने जारी किए आदेश। चमोली में एसडीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर चर्चा, दिए निर्देश। हरिद्वार में भव्य और यादगार होगा महाकुंभ, कुंभ मेले का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से व्यापार मंडल में आक्रोश। उत्तरकाशी में गौशाला में लगी भीषण आग, 8 मवेशियों की मौत, आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। शहर की चपेट में दर्जनों गांव, भारी बर्फबारी से जमे नदी नाले, तापमान में आई भारी गिरावट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुड़की से बड़ी खबर के साथ। दिल्ली कूच करने की तैयारी में है किसान। रुड़की के प्रशासनिक भवन में किसान इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में रुड़की के किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है और किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों को रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है और बीजेपी सरकार के खिलाफ किसानों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली कूच करने की तैयारी में है किसान और किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है। रुड़की के प्रशासनिक भवन की ये तस्वीरें हैं जहां भारी तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से भारी तादाद में किसान यहां इकट्ठे हुए हैं, प्रशासनिक भवन के सामने नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, दिल्ली कूच की तैयारी में है। क्या कुछ तस्वीरें आपको इस वक्त नजर आ रही हैं? क्या अपडेट है पूरे मामले पर? बिल्कुल, आपको बता दें इन दिनों लगातार ही जो पंजाब और हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान है लगातार ही दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके समर्थन में हर एक जिले से जो किसान है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला रुड़की का है, जो रुड़की में जो भारतीय किसान यूनियन के समर्थक है वो लगातार दिल्ली कूच करने की तैयारी में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारी पुलिस बल यहाँ मौजूद है। साथ कहना है इनका कि हम दिल्ली जाएंगे, किसी भी हाल में हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं इन्हें रोक रही है। हालांकि भारी पुलिस बल के चलते जो किसान समर्थक है वो टच से मच यहाँ होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि अभी जो पुलिस है वो किसानों से यहाँ वार्ता कर रही है। जी संजय भाई, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, आपको बता दें रुड़की के गणेशपुर क्षेत्र का मामला है जहां पर वीडियो में साफ देख सकते हैं कि जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात है। हालांकि पुलिस हर मुश्किल घड़ी को से लड़ने के लिए यहाँ तैयार दिखाई दे रहे हैं और जो किसान यूनियन के समर्थक है वो भी यहाँ भारी तादाद में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शांतिपूर्वक इनसे बातें होती है या किसान अपनी हट पर अड़े रहेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय। वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन मरीजों की मौतें थम नहीं रही। बीते 24 घंटे में 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और 263 नए संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक है। कुल संक्रमितों की संख्या 91,544 पहुंच गई है और विभाग के आंकड़ों की बात करें तो 13,423 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। वहीं 263 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कोविड जांच बढ़ने के साथ ही संक्रमितों की रफ्तार धीमी पड़ी है और अब तक 1522 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 463 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इन्हें मिलाकर 84,461 मरीज अब तक ठीक होकर घर लौट चुके हैं और 4,364 सक्रिय मरीजों का उपचार फिलहाल जारी है। प्रदेश की रिकवरी दर 92.26% पहुंच गई है। चमोली में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर उप जिलाधिकारी ने कई विभागों के साथ बैठक की, जिसमें आने वाले वक्त में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण लगाए जाने की तैयारियों पर चर्चा की गई। उप जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग और सामाजिक संस्था के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की।
वहीं उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। साथ ही कोरोना टीकाकरण के समय सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखा जाएगा, इसके साथ ही सुरक्षा भी बरती जाएगी। जी, जिस तरह से तैयार है, किस तरह से तैयार है जो वैक्सीन? देखिए, कोविड टीकाकरण संबंधित ये जो मीटिंग थी, ये कोविड टीकाकरण की तैयारियों संबंधित थी, जिसमें हमारा मेडिकल विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, नगर पालिका परिषद, बाल विकास और कुछ सामुदायिक संस्थाएं इसमें प्रतिभाग किया था। इसमें हम लोगों ने कोविड टीकाकरण संबंधित विशेष तैयारियां और कैसे इसमें लोगों के बीच में कोरोना की इस महामारी के समय में सही दूरी बनाकर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए टीकाकरण किया जाएगा, इस संबंधित तैयारियों के बारे में बैठक की गई थी। हरिद्वार कुंभ 2021 को भव्य, शानदार, यादगार और अनूठा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। विशेष बात यह है कि इस बार हरिद्वार कुंभ का आयोजन ग्रीन कुंभ की थीम पर किया जाएगा और इसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। उत्तराखंड सरकार कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर स्तर पर, हर लेवल पर प्रयास कर रही है, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन जारी न होने से व्यापारियों में भी खासा आक्रोश है। देखिए, हरिद्वार में हर बार जनवरी महीने से कुंभ मेले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस बार राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन ना जारी किए जाने से व्यापारियों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। इसको लेकर प्रदेश व्यापार मंडल के व्यापारियों ने बैठक कर सरकार से जल्द कुंभ मेले का नोटिफिकेशन जारी किए जाने की मांग की। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि कुंभ मेले का नोटिफिकेशन जारी न होने से विदेश से आने वाले श्रद्धालु अभी असमंजस में हैं। वहीं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक फरवरी में नोटिफिकेशन जारी होने की बात कर रहे हैं। प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चौधरी का कहना है कि सनातन परंपरा के अनुसार हरिद्वार में जब से महाकुंभ लग रहा है वो जनवरी से पहले महीने से ही शुरू होता है, लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक सरकार ने कुंभ मेले का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया। उन्होंने बैठक के माध्यम से सरकार से मांग की है कि सरकार जनवरी में ही कुंभ का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि इसके चलते देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि कुंभ मेला होगा या नहीं। देखिए, ये तो हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ी श्रद्धा है कि नोटिफिकेशन होना चाहिए कुंभ मेले के लिए, और अगर नहीं होगा तो यात्री कैसे आएगा, और यात्री नहीं आएगा तो व्यापारी को नुकसान तो होना ही होना है। तो मेरा सरकार से आग्रह भी है और व्यापारियों की तरफ से भी निवेदन है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए और कुंभ मेले के लिए इसको देखा जाए। नहीं करती है तो इसके लिए रूपरेखा बनाई जाएगी और जो भी व्यापारी निर्णय लेंगे उसका हम समर्थन करेंगे। तो दिक्कत तो आज से ही नहीं, लगभग जब से कोरोना चल रहा है जब से दिक्कत ही आ रही है, ना ही ट्रेनें चलती हैं ना ही बसें चल रही हैं, और व्यापारी बहुत ज्यादा आक्रोश है और परेशान है। उसको देखते हुए नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। उन्होंने अखाड़ा परिषद, गंगा सभा और संत समाज के आह्वान करते हुए कहा कि वो खामोश रहकर सरकार के फैसले का समर्थन न करे। ऐसे में प्रदेश व्यापार मंडल 14 जनवरी को अभी अखाड़े और गंगा सभा को बुलाकर शाही तरीके से कुंभ का स्नान करे, जिससे देश विदेश के श्रद्धालुओं को संदेश देने का कार्य होगा। स्नान से हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन शुरू हो गया और वह हरिद्वार कुंभ में स्नान करने आए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह से ठप रहा है, सिर्फ कुंभ से ही आखिरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के लिए रैलियां आयोजित की जा रही हैं, धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे सरकार को महामारी फैलाने का कोई खतरा नहीं है। ऐसे में धार्मिक आयोजन से सरकार को खतरा क्यों बन रहा है? उन्होंने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से मांग की है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जनवरी से ही कुंभ को मनाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनवरी में नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो 14 जनवरी के बाद व्यापारी बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। वहीं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि कुंभ मेले का नोटिफिकेशन फरवरी महीने में जारी किया जाएगा। जनवरी महीने में नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर सरकार की कोई तैयारियां नहीं है।
बता दें, महाकुंभ मेला 2021 के आयोजन में अभी कुछ ही समय शेष रह गया है। कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए शासन प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार कुंभ मेले में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं को धर्म नगरी हरिद्वार अलग रंग में रंगी नजर आएगी। कुंभ मेले के लिए हरिद्वार में जगह जगह उत्तराखंड संस्कृति और सनातन धर्म को दर्शाते हुए चित्रों से सजी दीवारें दिखाई देंगी। सरकार इस बार के कुंभ को यादगार बनाना चाहती है, जिसके लिए काम जोरों पर है। हरिद्वार से संजय पुनीर की रिपोर्ट, लाइव टुडे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। होम वॉल इंडिया 2020 की कार रैली में लक्सर के एक दिव्यांग खिलाड़ी ने 58 घंटे में 3000 किलोमीटर की दूरी तय की और उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र ही नहीं बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन हुआ है। उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पवन धीमान एवं अन्य सदस्यों ने उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। हरिद्वार जिले के दिव्यांग दिग्विजय सिंह ने कार रैली में कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कन्याकुमारी से आगरा तक 3000 किलोमीटर का सफर मात्र 58 घंटे में पूरा कर दूसरा स्थान हासिल किया। दिग्विजय सिंह ने बताया कि पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और राजीव खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष दीपा मलिक ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनका हौसला बढ़ाया, उनकी हौसला अफजाई की। इंडिया कार रैली 2020 का आयोजन आगरा से ये कन्याकुमारी से आगरा के लिए निर्धारित किया गया था। 3000 किलोमीटर का ट्रैक, और इसमें हम लोगों को आदरणीय दीपा मलिक जी, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट, और आदरणीय सुदेव बराड़ जी द्वारा नॉमिनेट किया गया था। और इस पूरे ट्रैक को हम लोगों ने पूरा करते हुए, मैं और मेरी सहयोगी पल्लवी यादव, और हम लोगों ने ये 60 घंटे का इसमें टोटल समय था, 58 घंटे में कंप्लीट किया। और इसमें हमें श्रेणी विशेष में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। और इसमें जो है मतलब ये हम लोगों के लिए गर्व की बात इसलिए भी बनती है कि इसमें दिव्यांगों को सामान्य लोगों के साथ अवसर दिया गया। जो सामान्य लोगों के पैरामीटर थे वही डिसेबल के लिए भी वही पैरामीटर रखे गए। उसके अलग उसमें कोई अलग से छूट या कोई अलग से ऐसी चीज़ नहीं दी गई। जो उन्हें करना था वही हमें करना था। बहुत ही अच्छी बात है कि लक्सर के जो हमारे स्थानीय व्यक्ति हैं, इनके द्वारा जो कार रेसिंग था जो नेशनल लेवल पर, तो उसमें सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। और कुछ परेशानियां होने के साथ साथ भी इनके द्वारा इतनी जो बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की गई है, बहुत ही सब लोगों के लिए सराहनीय है और एक प्रेरणादायक भी है। ये जो कार रेसिंग थी कन्याकुमारी टू आगरा, टोटल 3000 किलोमीटर की रेस थी, और एक तरीके से उनको शुभकामना भी दी गई है।
उत्तराखंड में अब हर जवान के बाजू पर राज्य का पुलिस मोनोग्राम चिन्ह दिखेगा। डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य की पुलिस में एकरूपता लाने को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है और अभी तक दरोगा स्तर से ऊपर के अधिकारी ही पुलिस का मोनोग्राम लगा सकते थे, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस के निरीक्षक से आरक्षी तक सभी पुलिसकर्मी कमीज के बाएं बाजू पर उत्तराखंड पुलिस का मोनोग्राम लगाएंगे। डीजीपी अशोक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ये उत्तराखंड पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, इसलिए इसे प्रत्येक पुलिसकर्मी लगा सकता है और इससे पुलिस बल में एकरूपता नजर आएगी। उत्तराखंड पुलिस का जो मोनोग्राम है वो सभी लोगों को पहनना चाहिए। ऐसा क्यों है कि खाली सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के लोग पहन रहे हैं? तो हमने उसका परीक्षण करा करके पाया कि बिल्कुल सही उनकी जायज़ वो है और इसको हमने आज से लागू कर दिया है कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सभी रैंक हमारी समस्त शाखाओं के वो उत्तराखंड पुलिस का मोनोग्राम पहन सकेंगे। वहीं टिहरी के अग्रखाल से कसमोली जा रही कार खाई में गिर गई। हादसे में युवती की मौत हो गई जबकि चालक को मामूली चोटें आई हैं। वाहन में 2 लोग ही सवार थे। इस घटना के बाद युवती को संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्रनगर लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती अग्रखाल सिलाई सेंटर से सिलाई सीखकर अपने घर वापस जा रही थी। युवती की अप्रैल में शादी भी होने वाली थी। रुद्रप्रयाग में जवाड़ी बाईपास पुल के पास एक ट्रक बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में गिर गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना आपदा कंट्रोल रूम को दी गई और इसके बाद डीडीआरएफ टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस हादसे में एक की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के अंतर्गत देर रात अचानक गौशाला में आग लग गई। वहीं 8 मवेशियों की आग में झुलसने से मौत की खबर है। बताते चलें कि उपेंद्र सिंह निवासी बड़कोट तहसील की गौशाला में देर रात अचानक आग लग गई और मवेशियों की जलकर मौत हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम आग के कारणों का पता लगा रही है। इसके साथ ही नुकसान का आकलन कर पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। चमोली के विकासखंड जोशीमठ में अलकनंदा नदी और धौली गंगा घाटी के दर्जनों गांव शीतलहर के चपेट में हैं। चमोली जिले के दूरस्थ नगर क्षेत्रों में सर्दी सितम ढा रही है। जिले में मौसम के बदले मिजाज और कड़ाके की सर्दी के चलते क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोत और नाले जम गए हैं। वहीं ऊपरी इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन पहाड़ पर अभी भी जनता और बर्फबारी की आस लगा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पानी जम गया है और इसके चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। बर्फ की सिल्लियों में जोशीमठ क्षेत्र की सड़कें और पेयजल लाइनें पूरी तरीके से जमी हुई नजर आ रही हैं। धर्मनगरी में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला रहा और दिन भर आसमान में बादल छाने के साथ साथ तेज हवाएं भी चली। बारिश होने से ठंड में भी इजाफा हो गया है। सुबह तड़के ही हुई बारिश से मौसम में बदलाव आया। वहीं बढ़ती ठंड के कारण लोग घरों में कैद हो गए हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बारिश से हरिद्वार शहर के लोगों के साथ साथ यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। हालांकि देर रात से ही बारिश हो रही है लगातार और सुबह तड़के से बूंदाबूंदी के बाद अब फिर लगातार बारिश होने लगी है, जिससे कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है और बारिश के चलते जो ठंड है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है, जिससे लोग घरों में कैद नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ का नजारा दिखाएंगे, बहादुराबाद का नजारा दिखाएंगे और कुछ लोग भी हमारे साथ इनसे बात करेंगे। हालांकि ये भीग गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है और मैं सुबह से निकल रहा हूँ। ये देखिए, काम के लिए निकला था, बार बार बारिश आ रही है। क्या करें, 2 दिन से परेशान हैं हम लोग। बड़ा बुरा हाल है। ठंड कितनी बढ़ी है? ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी है। ठंड की वजह से काम बिल्कुल ठप पड़ा है। क्या बताएं, क्या खाएं, क्या पिए बताएं। तो जो लोग हैं वो काफी परेशानी का यहाँ सामना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अपने काम काज को भी लेकर यहाँ काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और स्थानीय भी हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? किस तरह की परेशानी हो रही है काम काज को लेकर? बारिश काम के लिए नहीं जा रहे, जब काम खड़ा होना पड़ रहा है बारिश के लिए।
बारिश के कारण ठंड कितनी बढ़ी है? ठंड से बचाव के लिए किस तरह के प्रबंध आप लोग कर रहे हो? ठंड से बचाव के लिए क्या करें जी, तो रास्ते में कहीं की भी ओढ़ गई, की ओढ़ में खड़े हो गए यहाँ। तो सरकार की तरफ से यहाँ कुछ अलाव वगैरह दिया जा रहा है या नहीं? नहीं अलाव तो पिछले 20 किलोमीटर से आ रहे हैं, कहीं अलाव नहीं दिखाई दिया, कहीं कुछ नहीं है जी। तो यहाँ जो लोग हैं कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी यहाँ एक कोस रहे हैं कि कहना है कि किसी तरह का अलाव का सहारा नहीं है। हालांकि ठंड बढ़ गई है, लगातार ही नगर निगम हो या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लगातार ही वादे तो करते हैं कि अलाव का सर्दी आएगी, सर्दी में अलाव का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन अगर बात की जाए स्थानीय से तो स्थानीयों का साफ कहना है कि यहाँ किसी तरह का अलाव का प्रबंध नहीं किया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ संजय पुंबीर, लाइव टुडे, हरिद्वार। वहीं भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि पंतनगर में एयरपोर्ट प्रदेश के लिए खुशी की बात है, लेकिन पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि का अधिग्रहण करने को किसानों के हित में नहीं है। वहीं 2022 के चुनावों में दावेदारी करने के सवाल पर भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा बोले, पार्टी जिसे टिकट देगी उसे तन मन धन से चुनाव लड़ाया जाएगा। भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि काशीपुर में 800 एकड़ से अधिक भूमि है, उत्तराखंड हाईकोर्ट को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। एयरपोर्ट बनने का मैं कोई विरोध नहीं कर रहा। ये हमारा लक्ष्य होगा कि इतना बड़ा एयरपोर्ट हमारे प्रदेश को मिले, लेकिन पंतनगर यूनिवर्सिटी से हमें ऐसे बीज उपलब्ध होते हैं जिससे हमारी खेती 2 गुनी नहीं 2.5 गुनी हो चुकी है। पहले उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, हमारे पास 800 एकड़ भूमि काशीपुर और रामनगर के बॉर्डर पर है, उपलब्ध है, गवर्नमेंट के पास है। इसलिए उसमें से जितनी भूमि हाईकोर्ट के लिए चाहिए उसको मार्क कर लिया जाए और हाईकोर्ट यहाँ अगर बना दिया जाए तो जिसको टिकट मिलेगी पार्टी उसको लड़ाएगी और जिताएगी। वहीं रामपुर में बिजली के बढ़ते बिलों को कम करवाने और दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए आम आदमी पार्टी ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। उत्तराखंड राज्य ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है और फिर भी बिजली के बिलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत के निर्देश पर नितिन कंडारी के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई, जहां बिजली के बढ़ते दामों का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। ये ज्ञापन हमने महामहिम राज्यपाल को दिया कि वो सरकार को निर्देशित करे कि जिस प्रकार से कॉमर्शियल बिल प्रत्येक महीने में ये भेजने का काम करते हैं उनको उस तरह से करे, क्योंकि 1 से 100 यूनिट तक जो है 2 रुपये 80 पैसे का चार्ज बिजली लेती है और उसके बाद अगर 100 यूनिट से ऊपर होता तो ये सीधा 3 रुपये 75 पैसे पर यूनिट हो जाता है। और जबकि ये बिल जनरेट तो महीने का करते हैं लेकिन बिलिंग 2 महीने में आती है, जो एक गरीब पे सीधा मार पड़ती है। हम तो ये चाहते हैं कि बिजली के बिल माफ़ करनी चाहिए। ऐसे कोविड है जो नियमानुसार भी नहीं हुआ, अभी उसके बारे में ये चर्चा चल रही है, तो हम चाह रहे हैं कि बिजली के बिल माफ़ हो जाने चाहिए। माफ़ नहीं हो तो कम से कम उत्तराखंड जो हमने मांगा था हक हकूक़ के लिए, जल जंगल ज़मीन की हमने बात की थी, अपने लोगों को सुविधा देंगे तो कम से कम जो है हाफ कर दे सरकार। अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट में तहसील में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें दिलीप सिंह ने अधिकारियों से ग्रामीणों की समस्याओं का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए और गांव में चल रही योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं सुनी। भ्रमण में सभी विभागों और संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया। कार्यक्रम में ग्रामीणों के द्वारा बिजली, पेयजल, शिक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य, कृषि इकाई से संबंधित समस्याओं को रखा गया, जिनमें से कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि अन्य समस्याओं का विभागों से संपर्क कर निस्तारण करना सुनिश्चित किया गया। रुड़की में कड़कड़ाती ठंड से लोगों का हाल बेहाल है और यहां बेसहारा खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर है। नगर निगम ने अभी तक राहगीरों और गरीबों के लिए ना अलाव की व्यवस्था की है और ना ही ओढ़ने के लिए कंबल बांटे हैं। लोगों का कहना है कि हर रोज नगर निगम के कर्मचारियों को कहते हैं, उसके बावजूद भी उनके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां नहीं हैं।
बताते चलें कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है और रुड़की में शहर से लेकर देहात क्षेत्र तक नए साल के पहले दिन ही घना कोहरा छाया हुआ रहा। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस कड़कड़ाती सर्दी में नगर निगम ने लोगों को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई है। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक